केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव के बीचों बीच अशोक अपनी कुम्हार की दुकान पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बना रहा था। सूरज की रोशनी में उसकी मेहनत की चमक दिख रही थी। हाँ, माटी के बर्तन बनाए हम, जो रहे बड़े मजबूत। तभी गांव का मुखिया हड़बड़ाता हुआ वहां आ पहुंचा। अशोक, अशोक जल्दी चलो, तुम्हारी पत्नी राधा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। मैंने दाई को तुम्हारे घर भेज दिया है, लेकिन तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी चलो। अशोक बिना समय गंवाए अपने घर की ओर मुखिया के साथ पहुंच गया। कमरे के अंदर से दर्द भरी आवाजें आ रही थीं। मुखिया उसे सांत्वना देते हुए बोला, हाँ, चिंता मत करो अशोक। मुझे लगता है कि तुम्हारे घर एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा, देखना। मुखिया जी, मुझे पुत्र की इच्छा नहीं है। मैंने हमेशा यही चाहा कि हमारे घर एक पुत्री जन्म ले। हाँ। अरे वाह 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 वाह, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पुत्र की कामना करते हैं अशोक। ज्यादातर लोग तो बस पुत्र ही चाहते हैं। तभी कमरे का दरवाजा खुल गया और दाई बाहर आ गई। उसके हाथों में एक सुंदर नवजात कन्या थी। वो मुस्कुराकर अशोक की ओर देखकर बोली, बधाई हो अशोक, तुम्हारे घर पे एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ है। हाँ हाँ। अरे भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान ने हमारी सुलेखा हमें दे दी। हाँ। देखा मुखिया जी, देखा, मैंने क्या कहा था, मुझे पुत्री चाहिए और पुत्री हुई। अरे धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। मुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अशोक तुरंत अंदर चला गया, जहां राधा बिस्तर पर लेटी हुई हल्के से मुस्कुरा रही थी। अशोक अपनी नवजात कन्या को गोद में उठाकर देखने लगा। जब मैंने अपनी बेटी की पहली किलकारी सुनी, तभी मेरे मन को शांति मिल गई थी। हाँ, अरे देखो तो राधा, देखो, ये तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगती है। ओ मेरे बच्ची। राधा, आज से इसका नाम होगा सुलेखा, एकदम राजकुमारियों वाला नाम। सुलेखा, अरे ओ सुलेखा। राधा अशोक की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। समय ऐसे ही बीतने लगा। देखते ही देखते सुलेखा 10 वर्ष की हो गई। एक दिन राधा पूरी तरह से बीमार पड़ गई। अशोक ने उसका बहुत इलाज कराया, मगर वो स्वस्थ नहीं हुई। अशोक, मैं अब ज्यादा समय तक नहीं रहूंगी। हाँ, ये क्या कह रही हो राधा? नहीं नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी। हाँ, सच को स्वीकार कर लो। मेरे जाने के बाद मेरी सुलेखा का ख्याल रखना। उसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। अशोक राधा का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। राधा ने दम तोड़ दिया। बाहर खड़ी सुलेखा भी जोर जोर से रोने लगी। राधा के जाने के बाद सुलेखा दिन रात रोती रहती और अशोक एकदम गुमसुम रहता। एक दिन मुखिया अशोक के घर आ पहुंचा। हाँ, अशोक भाई, ऐसे कब तक जियोगे? देखो, मेरी मानो तो तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। नहीं नहीं मुखिया जी, नहीं।
मैं सुलेखा को सौतेली मां नहीं देना चाहता। अगर उसकी सौतेली मां ने उसे जरा सा भी सताया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ, देखो, इसका विपरीत भी तो हो सकता है अशोक। देखो, मैं एक स्त्री को जानता हूं, उसका नाम है चंपा। वो बहुत अच्छी महिला है। उसका भी पति कुछ समय पहले गुजर चुका है और उसकी भी एक 8 वर्षीय पुत्री है। क्यों ना तुम उससे विवाह कर लो। सुलेखा को एक मां की जरूरत है और चंपा को एक सहारा। क्या कहते हो? कुछ ही दिनों में अशोक और चंपा का विवाह हो गया। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद चंपा धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगी। एक दिन सुलेखा अपनी माँ राधा की याद में बैठी रो रही थी। तभी चंपा गुस्से से वहाँ आ पहुँची। हाय हाय, दिन भर बैठी बैठी आराम ही करेगी या कभी घर का काम भी करेगी? मेरी माँ ने मुझसे कभी काम नहीं करवाया, तो क्या मैं भी तुझसे काम नहीं कर पाऊंगी? लड़की पराया धन होती है। ससुराल में जाएगी तो क्या वहाँ भी हाथ पैर तोड़कर बैठी रहेगी? सुलेखा मजबूरी में घर का काम करने लगी। शाम को जब अशोक घर आया तो सुलेखा की आंखों में आंसू और उसके हाथों में पड़े छाले देख वो तुरंत समझ गया कि सुलेखा ने पहली बार काम किया है। वो गुस्से से चंपा से बोला, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी 10 साल की बेटी से काम करवाते हुए हैं? कोई बच्चों से काम कराता है क्या? 10 साल की बच्ची 5 साल बाद जवान हो जाएगी। और मत भूलो कि सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, मेरी बेटी अर्चना भी है। अशोक चंपा का ये रूप देखकर दंग रह गया। उसे एहसास हो गया कि उसने दूसरी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगले दिन अशोक मुखिया के घर जा पहुंचा और मुखिया को चंपा की सारी करतूत बताने लगा। अशोक, देखो अशोक, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि चंपा का स्वभाव ऐसा है। तुम्हारे विवाह के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला था कि उसका अपने पति से अक्सर झगड़ा होता था। मैंने तुम्हें अनजाने में इस आग में धकेल दिया। मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अगर तुम मुझे सजा देना चाहो तो मैं तैयार हूं। हाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मुखिया जी। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था, तो अब मैं क्या कर सकता हूं। अशोक थका हारा मुखिया के घर से लौट आया। उसका चेहरा बुझा हुआ था। सुलेखा धीरे से उसके पास आकर बोली, पिताजी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। पिताजी, माँ मुझे हर रोज बुरा भला कहती है। मुझे बहुत याद आती है अपनी असली माँ की। बेटी, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने दूसरा विवाह किया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुलेखा अपने पिता के आंसू देखकर अंदर ही अंदर दुखी होने लगी और उसने फैसला कर लिया कि अब वो कभी अपनी सौतेली माँ की शिकायत नहीं करेगी। अगले दिन सुलेखा खाना बना रही थी। अर्चना पास आकर थाली उठाकर एक और मुंह में डालते ही थूकते हुए बोली, माँ, इस लड़की को तो खाना बनाना भी नहीं आता। इतना नमक कौन डालता है? आप इसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? चिंता मत कर बेटी,
बहुत जल्द इसका भी हल निकाल लूंगी। सुलेखा सिर झुकाए सुनती रही। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन सुलेखा अपने पिता की दुकान से घर लौट रही थी। अचानक उसकी नजर एक सहमे हुए कुत्ते पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे। पास ही उसकी मरी हुई माँ पड़ी हुई थी। सुलेखा घुटनों के बल बैठती हुई बोली, तेरी भी माँ नहीं रही? मेरी भी बहुत पहले चली गई थी। तुझे देखकर लग रहा है कि तुझे कई दिनों से खाना भी नहीं मिला। चल मेरे साथ। सुलेखा कुत्ते को साथ लेकर घर चली आई। ये सड़क का कुत्ता कहाँ से उठा लाई? माँ, इसकी माँ मर गई। ये अकेला रो रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं इसका ख्याल खुद रखूंगी। सुलेखा चुपचाप सिर झुकाकर चली गई। उस दिन से उस कुत्ते का नाम भोलू रख दिया और उससे अकेले में बातें करने लगी। ऐसे ही 10 साल और बीत गए। सुलेखा अब जवान हो चुकी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी और ये बात चंपा को खटकती थी। एक दिन अचानक अशोक बीमार पड़ गया। सुलेखा उसके पास बैठी हुई थी। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर देना। पिताजी, जब मैं छोटी थी तब शिकायत करती थी, अब नहीं। मैं खुश हूँ। हाँ? नहीं बेटी, नहीं नहीं नहीं। मैं जानता हूँ कि तू सिर्फ मेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसीलिए कुछ नहीं कहती थी। बच्चे, मुझे विश्वास है कि तेरा नाम सुलेखा नहीं, राजकुमारी होना चाहिए था। अरे, तू एक दिन राज करेगी, राज, मेरी बेटी, राज। तभी चंपा वहां आकर बोली, राज करेगी? अरे, ये तो हमारे पूरे खानदान की नाक कटा देगी। अशोक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो अब असहाय था। सुलेखा चुपचाप वहां से चली गई और अपने कुत्ते भोलू के पास बैठ गई। तू ही मेरा सच्चा साथी है। तुझसे ही तो मैं अपने दिल की बातें कह सकती हूँ। कुछ समय बाद अशोक संसार छोड़कर चला गया। सुलेखा अकेली रह गई। अशोक के निधन के बाद चंपा ने अपनी पुत्री अर्चना का बलिया नाम के एक आवारा युवक से विवाह संपन्न करा दिया। बलिया चंपा के घर पर ही घर जमाई बनकर रहने लगा। एक दिन बलिया अपनी सास चंपा से बोला, अरे माँ, इस सुलेखा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दीजिए। इस गांव का मुखिया इस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये घर और दुकान उसी के नाम करवा ले। हाँ, मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। आज इसे निकाल ही देते हैं। चंपा, बलिया और अर्चना गुस्से से सुलेखा के कमरे में पहुंच गए। उठ, इस घर से बाहर निकल जा। तेरा इस घर में कोई हक नहीं। माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो पिताजी भी नहीं रहे। अरे जाए जाए जाए, जहाँ भी जाए, मगर इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगर यहाँ से नहीं गई ना तो याद रखना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुलेखा डरते हुए बोली, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। सुलेखा अपने कुत्ते भोलू को साथ लेकर घर से बाहर निकल गई। रात का समय था। तभी बलिया उसके पीछे आ पहुंचा। और सुन, मुखिया के घर जाने की हिम्मत भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा।
सुलेखा घबराकर जंगल की ओर चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। भोलू सुलेखा को दिलासा देने लगा। सुबह अचानक भोलू जोर जोर से भौंकने लगा। वो दौड़कर झाड़ियों की ओर से एक तालाब के किनारे जा पहुंचा। सुलेखा ने देखा तालाब के किनारे एक व्यक्ति बेहोश पड़ा होता है। ये कौन है? इसके कपड़े तो किसी राजा महाराजा जैसे लग रहे हैं। सुलेखा जंगल से जड़ी बूटियां तोड़कर उसके जख्मों पर लगाने लगी। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को होश आ गया। कौन हो तुम? पहले आप बताइए, आप कौन हैं? अरे हम केशव नगर के राजा विक्रम। अरे हमारे शत्रुओं ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैं भागते भागते यहाँ आ पहुंचा और बेहोश हो गया। मगर तुम कौन हो बच्चे, और जंगल में क्या कर रही हो? सुलेखा अपनी पूरी आप बीती सुनाने लगी। अरे तुम्हारी सौतेली माँ को कड़ी सजा मिलेगी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं महाराज, जो मेरे साथ हुआ उसका फैसला ऊपर वाला करेगा। राजा विक्रम सुलेखा और उसके कुत्ते भोलू को अपने महल में ले आया और सारी घटना अपनी पत्नी रुक्मिणी को बताने लगा। सुलेखा, तुम्हारी वजह से मेरे पति की जान बची। अब से तुम यही महल में रहोगी। महारानी जी, मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ, महल में मेरा क्या काम? अरे साधारण नहीं, तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है सुलेखा। तुम अब हमारी बेटी जैसी हो। हाँ। उस दिन के बाद सुलेखा राजा विक्रम के महल में ही रहने लगी, परंतु उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। एक दिन वो राजा विक्रम से बोली, महल में नहीं रहना चाहती, बल्कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। सुलेखा, तुम्हारी ये बात हमें बहुत पसंद आई। हमें खुशी है कि तुम खुद के लिए कुछ करना चाहती हो। बोलो, तुम क्या चाहती हो? सुलेखा, तुम्हारा नाम सोने जैसा है और तुम्हारा हृदय भी उतना ही शुद्ध है। क्यों ना हम तुम्हें हरियापुर गांव की जमींदारी सौंप दे। हरियापुर गांव? हाँ, हरियापुर में हाल ही में बहुत अत्याचार की खबरें आ रही हैं, खासकर की लड़कियों के खिलाफ। वहाँ के पुराने जमींदार की आलीशान हवेली अभी भी खड़ी है, लेकिन अब वहाँ कोई सही नेतृत्व नहीं है। अगर तुम वहाँ की जमींदार बनो तो हमें विश्वास है कि तुम गांव की दशा बदल सकती हो। अगर मुझे ये अवसर मिल रहा है तो मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं हरियापुर गांव को न्याय और सम्मान की नई पहचान दूंगी। हाँ, हमें तुम पर पूरा भरोसा है सुलेखा। आज से हरियापुर गांव की सारी जमीन तुम्हारी है। वहाँ के सभी किसान तुम्हारे अधीन काम करेंगे और तुम्हारा फैसला वहाँ का कानून होगा। और हमें यकीन है कि तुम वहाँ कुछ अच्छा करोगे। हाँ। अगले दिन राजा विक्रम सुलेखा को साथ लेकर हरियापुर गांव पहुंच गया और गांव वालों की ओर देखकर बोला, हरियापुर के सम्मानित ग्राम वासियों, आज से आपकी नई जमींदार सुलेखा है। सुलेखा, उनके हर आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा और अब इस गांव के फैसले वही करेंगे। मैं आप सभी से कुछ नहीं मांगूंगी, केवल सहयोग चाहूंगी। यहाँ जो भी अन्याय होगा उसके खिलाफ मैं खड़ी रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि हर बेटी सुरक्षित रहे, हर किसान को न्याय मिले और हर गरीब को सम्मान मिले। इतना बोलकर सुलेखा जमींदार की पुरानी हवेली में पहुंच गई। हवेली भव्य लेकिन वीरान लग रही थी।
वो दरवाजे के सामने खड़ी होकर हवेली को गौर से देखती हुई बोली, ये हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि बदलाव की पहचान बनेगी। सुलेखा हवेली के अंदर प्रवेश कर गई। कुछ दिन बाद एक गरीब किसान रोते हुए सुलेखा के पास आ पहुंचा। उसका नाम रामदीन था। उसके साथ उसकी बेटी भी डरी सहमी खड़ी थी। अरे कृपा करे, मेरे ऊपर साहूकार का कर्ज था, मैंने समय पर चुका दिया था, फिर भी वो मेरी जमीन हड़पना चाहता है। तभी वहाँ पर साहूकार भी आ पहुँचा और घमंड भरे अंदाज में सुलेखा से बोला, अरे सुलेखा जी, यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। इसने कोई पूरा कर्ज नहीं चुकाया। सबूत के तौर पर इसका दस्तावेज मेरे पास है, अगर आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। सुलेखा कागजात अपने हाथ में लेकर ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद क्रोधित होती हुई बोली, साहूकार, तुमने दस्तावेजों में हेर फेर की है। किसान के नाम की जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आज से ये जमीन फिर से रामदीन की होगी। जमींदार साहिबा, अरे आपने एक गरीब की इज्जत बचा ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा कर्तव्य था। आज से कोई भी किसी गरीब को सताएगा तो उसे इसकी सजा मिलेगी। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन सुलेखा अपनी हवेली के बाहर अपने कुत्ते भोलू के साथ बैठी हुई थी कि तभी गांव का मुखिया एक व्यक्ति को पकड़कर सुलेखा के पास आ पहुंचा। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुलेखा की सौतेली बहन अर्चना का पति बलिया था। जमींदार साहिबा, हमने इसे कल रात चोरी करते हुए पकड़ा है। ये गांव के कई घरों से सामान चुरा कर भाग रहा था। सुलेखा, तुम यहाँ जमींदार कैसे बन गई? मेरे शासन में चोरी करने वालों की सजा बहुत कड़ी होती है। बलिया, तुमने मेरे साथ जो किया था वो नियति ने तुम्हें लौटा दिया। तभी वहाँ चंपा दौड़ती हुई आ पहुँची, लेकिन उसकी हालत दयनीय थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? और बलिया एक चोर क्यों बन गया? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। शायद भगवान ने मुझे इसकी सजा दी है। तुम्हें घर से निकालने के बाद इस बलिया ने चालाकी से तुम्हारे पिता की दुकान और घर को अपने नाम करवा लिया। उसने मेरी बेटी अर्चना को अपनी बातों में फंसा लिया। कुछ दिन बाद इसने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया, क्योंकि ये किसी और औरत के साथ शादी करना चाहता था। गांव वालों को जब पता चला तो उन्होंने इसे मारने की कोशिश की, लेकिन ये भाग निकला। तब से मैं इसे ढूंढ रही थी और आज मुझे पता चला कि ये हरियापुर में छिपा हुआ है। तभी वहाँ राजा विक्रम कुछ सैनिकों के साथ आ पहुँचा। सुलेखा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? महाराज, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरी सौतेली बहन की हत्या की, मेरी संपत्ति हड़प ली और मेरी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया। अब ये हमारे गांव में चोरी कर रहा था। ऐसे दरिंदे को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। सैनिकों ने बलिया को पकड़ लिया और उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया। राजा विक्रम फिर सुलेखा की ओर देखकर बोले, सुलेखा, अब तुम्हारी सौतेली माँ का क्या किया जाए? मैं अपनी सौतेली माँ को अपने साथ नहीं रख सकती। अगर इन्होंने सिर्फ मेरे साथ अन्याय किया होता तो मैं सहन कर लेती, लेकिन इन्होंने एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ अन्याय किया था, जो अपनी माँ को ही सब कुछ मानती थी। इस औरत ने माँ शब्द की परिभाषा ही बदल दी। जाओ और अपने कर्मों का फल भुगतो। ये हवेली तुम्हारी नहीं है, ना ही ये गांव तुम्हारा है, और तुमने तो मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं।
तुमने आज फिर यह साबित कर दिया कि तुम एक न्याय प्रिय शासक हो। आज से तुम सिर्फ हरियापुर की नहीं बल्कि अपने गांव के भी जमींदार हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी 2 गांवों की होगी। सुलेखा अपने गांव लौट आई। वो अपने पुराने घर के बाहर खड़ी होकर आकाश की ओर देखने लगी। देखो पिताजी, आपने हमेशा कहा था कि मैं आपका नाम रोशन करूंगी और एक राजकुमारी बनूंगी। देखो पिताजी, आज मैं सच में राजकुमारी बन गई हूँ। आपके और मेरे ऊपर जिन्होंने अत्याचार किए थे उन सबको भगवान ने सजा दे दी है।